Good morning. Welcome to PAVE Commerce Classes. Chapter number 2 Business Studies Principles of Management के आज हम लास्ट टॉपिक करेंगे. लास्ट वीडियो में हमने प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट देखा था. आज हम टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट देखेंगे. लास्ट क्लास में हमने बोला था कि टेलर ने जो भी प्रिंसिपल्स या टेक्निक्स दिए हैं वो फेल से ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव दोनों का एक ही है, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी है, लेकिन दोनों का पाथ बिल्कुल अलग था जिसे हमने लास्ट क्लास में देखा. वी स्टार्ट विद फर्स्ट टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. ऑलमोस्ट ऑल द टेक्निक्स आर इंपॉर्टेंट. फर्स्ट टेक्निक काफी बार बोर्ड में आया है. वी स्टार्ट विद फर्स्ट, दैट इज फंक्शनल फोरमैनशिप. बहुत सारे टेक्निक्स जो आज हम करेंगे उसे हम हल्के से कंपेयर भी करेंगे फ्योल के कुछ प्रिंसिपल से, स्पेशली उन सभी प्रिंसिपल या उन सभी टेक्निक्स को लेके जो ऑन द फेस ऑफ इट दिखता है थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्टरी. पहले हम समझते हैं फंक्शनल फोरमैनशिप एग्जैक्टली है क्या. उसके बाद हम समझेंगे क्या कोई प्रिंसिपल जो फ्योल साहब ने दिया वो इससे थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्टरी है. कभी कभी अप टू 2010 और 2015 में अप टू 2010 ऑलमोस्ट रेगुलर फीचर था इस ऐसे टॉपिक पर क्वेश्चन पूछना, और मेरे ख्याल से इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2015 के कंपार्टमेंट के एग्जाम में इस पर बेस करके क्वेश्चन था. फंक्शनल फोरमैनशिप एक अजम्पशन के ऊपर आधारित है कि एक वर्कर एक एम्प्लॉय के अंडर ही काम करता रहेगा तो बहुत अच्छा नहीं कर सकता. If I am working under just one officer, I cannot be expert in all the activities which I am performing. इस assumption के ऊपर डिपेंड करता है, इस assumption के ऊपर टिका हुआ है फंक्शनल फोरमैनशिप. I'll repeat once again. यदि मुझे अपने सभी काम में जो भी मैं काम कर रहा हूं उन सभी कामों में एक्सपर्टीज हासिल करनी है तो टेलर साहब बोलते हैं कि एक अकेले सुपरवाइजर के अंडर इसको मत रखो. मतलब क्या है? टेलर साहब ने कहा कि दो अलग अलग इंचार्जेस होने चाहिए. उसमें उन्होंने बोला एक प्लानिंग इंचार्ज है, दूसरा प्रोडक्शन इंचार्ज है. प्लानिंग इंचार्ज का काम क्या है? बेसिकली काम को सिखाना या काम किस तरीके से करते हैं उसे बताना. प्रोडक्शन इंचार्ज क्या है? जो काम सिखाया गया उसे चेक करना. फंक्शनल फोरमैनशिप को एक आसान तरीके से नॉन टेक्निकल टर्म में, नॉन बिजनेस टर्म में समझने की कोशिश करते हैं. जिस क्लास में तुम हो 12th क्लास, वो मोर और लेस इनडायरेक्टली फंक्शनल फोरमैनशिप के ऊपर डिपेंड करता है. अप टू 9th और 11th जिसने तुम्हें स्कूल में पढ़ाया उसी ने तुम्हारा पेपर चेक किया. पढ़ाने वाला और चेक करने वाला दोनों एक ही है. राइट अप टू 9th एंड 11th यही रहा. मोर और लेस जिसने आपको अकाउंट्स पढ़ाया उसी ने पेपर बनाया, उसी ने आपके पेपर को चेक किया. अच्छा, 10th और 12th में ऐसा है नहीं. पढ़ाया किसी और ने, स्कूल के टीचर ने. अरे पेपर चेक कर कौन कर रहा है वो तो आपके स्कूल के टीचर भी नहीं जानते कौन पेपर चेक कर रहा है. बोर्ड का एग्जामिनेशन बेसिकली डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक तरीके का फंक्शनल फोरमैनशिप के ऊपर डिपेंड करता है या उसके ऊपर आधारित है. इसका फायदा क्या है? तुम्हारे स्कूल में मान के चलो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है तुम्हारे टीचर की नजर में. 11th क्लास में यदि उसने छोटी मोटी गलतियां भी की तो हो भी सकता है टीचर उसे नजरअंदाज कर दे जब उसका नाम उसके सामने आता है. फॉर दैट मैटर यदि कोई टीचर किसी स्टूडेंट से ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, बायस्ड है, उस सभी गलतियों को रिमूव करके उन सभी गलतियों को जो स्टूडेंट ने किया उसे नजरअंदाज करके उसे ज्यादा मार्क्स देने के चांसेस है. हाँ या ना? बिल्कुल. पढ़ाने वाला जब पेपर चेक करता है तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है. और टेलर साहब एग्जैक्टली इसी चीज को ऑर्गेनाइजेशन में लेके गए. उन्होंने कहा कि नहीं, सिखाएगा कोई, चेक कोई करेगा तो अनबैस्ड तो रहेगा ही रहेगा. वही फंक्शनल फोरमैनशिप है. सिखाने वाला कौन है? प्लानिंग इंचार्ज. डेजिग्नेशन याद रखना पड़ेगा बस. चेक करने वाला कौन है? प्रोडक्शन इंचार्ज. सिंपल. सिखाने वाला और चेक करने वाला दोनों अलग अलग है. और ये इंचार्ज क्या है? इसको फोरमैनशिप क्यों बोला जाता है मालूम है? सुपरवाइजर का दूसरा डेजिग्नेशन का नाम फोरमैनशिप है. जहां
टेलर साहब थे वहां शायद सुपरवाइजर का टर्म यूज नहीं हुआ होता होगा और वहां फोरमैनशिप का यूज हुआ था, इसीलिए उन्होंने बोल दिया फंक्शनल फोरमैनशिप। फंक्शनल फोरमैनशिप क्या है? अरे उस फोरमैन को इंपॉर्टेंस दो, उस सुपरवाइजर को इंपॉर्टेंस दो जो उस फंक्शन में होशियार है, और उसके नीचे वर्कर को डाल दो। ABCD 4 सुपरवाइजर हैं, चारों अपने अपने कामों में माहिर हैं, उस वर्कर को क्या करो, उन चारों के अंडर डाल दो और चारों अलग अलग काम उस वर्कर को सिखाएंगे तो वो एक्सपर्ट हो सकता है। ये टेलर साहब का मानना है और काफी हद तक ये सही भी है। प्लानिंग इंचार्ज के अंदर 4 डेजिग्नेशन है। ये 4 डेजिग्नेशन के 4 सुपरवाइजर है। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क डेजिग्नेशन याद रखना पड़ेगा, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, डिसिप्लिनरियन। फंक्शनल फोरमैनशिप के ऊपर क्वेश्चन आता है तो तुम्हें उसका मीनिंग लिखना पड़ेगा, प्रेफरेबली स्केच बनाना पड़ेगा। दिस द स्केच जो विच इज अवेलेबल इन एवरी सिंगल बुक, जिस भी बुक को आपके स्कूल में रेफर किया गया उसमें ये अवेलेबल होगा। और उसके ड्यूटीज, जो भी ड्यूटीज उन फोरमैनशिप के हैं, 3 चीज में याद रखनी है। मीनिंग जो भी मैंने बोला, सिखाने वाला कोई, चेक करने वाला कोई, और उसका इंपॉर्टेंस अनबायस्ड रहता है। और दूसरा इंपॉर्टेंस क्या है, दूसरा एडवांटेज क्या है, ही बिकम्स एन एक्सपर्ट, वर्कर बिकम्स एन एक्सपर्ट। वर्कर को 4+4 8 सुपरवाइजर के अंडर रख दिया गया। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क क्या करता है, गिविंग इंस्ट्रक्शन टू वर्कर्स, वर्कर्स को बताता है कि तुम्हें ये सब काम करना है। रूट क्लर्क स्पेसिफाइंग रूट ऑफ प्रोडक्शन। ना, व्हाट इज रूट ऑफ प्रोडक्शन? एक पर्टिकुलर प्रोसेस है, ये करने के बाद ये करने के बाद ये करने के बाद ये। पहले वाले ने इंस्ट्रक्शन दिया कि तुम्हें काम ऐसा करना है, दूसरा वाला क्या बोलेगा, इस पर्टिकुलर प्रोसेस को तुम्हें यूज करना है, पहले इस मशीनरी को यूज करोगे, उसके बाद इस वाले मशीनरी में या इसके बीच में तुम्हें ये काम करना है, उसके बाद ये स्टार्ट करोगे। तो बेसिकली प्रोसेस को बताता है रूट क्लर्क। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क क्या करता है, प्रिपेयरिंग टाइम एंड कॉस्ट शीट, तुम्हें इतने टाइम के अंदर बनाना है। ये क्या बोलता है, तुम्हें ऐसा काम करना है। ये क्या बोलता है, इस पर्टिकुलर रूट को तुम्हें लेना है। थर्ड क्या करता है, इतने टाइम में और इतने कॉस्ट में, आधे घंटे के अंदर 1 यूनिट बनाना है और इससे ज्यादा कॉस्ट नहीं लगना चाहिए। मेंटेनिंग डिसिप्लिन अमंग वर्कर्स, जो भी वर्कर्स वहां काम कर रहे हैं, क्या आर दे मेंटेनिंग द डिसिप्लिन, रूल्स एंड रेगुलेशंस को इंस्ट्रक्ट करता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस को बताता है। जबकि प्रोडक्शन इंचार्ज क्या करता है, कीपिंग मशीन्स एंड टूल्स रेडी फॉर वर्क। रेडी फॉर वर्क मींस जब वर्कर काम करने के लिए तैयार हो जाता है, जब वो वर्कर तैयार है काम करने के लिए, आफ्टर बीइंग टॉट बाय प्लानिंग इंचार्ज, मशीन और टूल्स, जो भी टूल्स वो यूज करेगा वो रेडी। जैसे वर्कर काम सीख कर आया इनके पास, सीधे जाके जो वो काम करने के लिए तैयार है, तो ही इज द वन हु शुड बी मेड अकाउंटेबल कि जब भी वर्कर काम करने के लिए आए, मशीन और टूल्स रेडी हो। कीपिंग मशीन्स एंड टूल्स इन प्रॉपर वर्किंग कंडीशन, रेडी करना अलग है, प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में लेके आना अलग है। जब वो मशीन काम करने के लिए जाता है, इसने रेडी कर दिया, लेकिन उसे पता लगता है कि मशीन 10 मिनट के अंदर खराब हो गया, उसकी मेंटेनेंस का जिम्मा किसका है, रिपेयर बॉस का। इंस्पेक्टर क्या करता है, मेंटेनिंग क्वालिटी ओवर। यहां किसने बोला तुम्हें इतने में काम करना है, इतने कॉस्ट पे काम करना है, इतने टाइम में, उसे चेक कौन करेगा, करेगा इंस्पेक्टर। हर एक का एब्सोल्युटली अलग अलग काम है। स्पीड बॉस, इसने बोला ना तुम्हें कॉस्ट में और टाइम इफेक्टिव में काम करना है, क्या द वर्कर इज एबल टू डू दैट। सेट किसने किया, इन लोगों ने किया। चेक किसने किया, इन चारों ने किया। क्विकली रिकैप करते हैं, फंक्शनल फोरमैनशिप का मीनिंग बेसिकली ये है कि काम को, वर्कर को काम सिखाने वाले 4 हैं, उसको चेक करने वाले 4 हैं, चारों का अलग अलग ऑब्जेक्टिव है, और इन चारों का भी जो चेक कर रहे हैं उनका भी चारों का अलग अलग ऑब्जेक्टिव है। बेसिकली काम सिखाने वाले और काम को चेक करने वाले दोनों अलग अलग है। फायदा क्या है, एक अनबायस्ड रहते हैं, सेकंड क्या है, मोस्ट इफेक्टिवनेस हो जाती है। यहां जाके मीनिंग खत्म होता है। लेकिन एक छोटी सी चीज हम देखेंगे, एक प्रिंसिपल दिया था फेयोल का, जब हमने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट किया, यूनिटी ऑफ कमांड, हमने उस पर क्या कहा था, इफ यू कैन रिकलेक्ट इट, एक वर्कर को एक बॉस से ही इंस्ट्रक्शंस लेना है। यस, लेकिन यहां क्या है, दिस इज स्लाइटली अ वायलेशन ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। कभी कभी इन दोनों को मिलाकर एक क्वेश्चन आ सकता है कि यूनिटी ऑफ कमांड और फंक्शनल फोरमैनशिप क्या कॉन्ट्रडिक्टरी है या कॉम्प्लीमेंट्री है। सी, ऑन द फेस ऑफ इट ये लगता है कि कॉन्ट्रडिक्टरी है, लेकिन ये कॉम्प्लीमेंट्री भी है। क्यों मालूम है, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव, यहां वर्कर का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, उसे एफिशिएंट बनाना है। एफिशिएंट बनाने के बाद क्या होगा, वो बहुत अच्छा काम करेगा। अरे फेयोल साहब का भी तो वही है, या
पाथ दोनों का अलग अलग है, बोथ हैव अक्वायर्ड डिफरेंट पाथ, लेकिन ऑब्जेक्टिव दोनों का एक ही है. ऑब्वियसली वी कैन से हाँ, पाथ थोड़ा सा अलग होने के बावजूद भी दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. वी आर थ्रू विथ टेक्निक नंबर 1. टेक्निक नंबर 2, इसमें दो वर्ड्स हैं, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन. स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, दो चीजें. स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या है? हर प्रोडक्ट का एक स्टैंडर्ड है, हर प्रोडक्ट का एक स्टैंडर्ड है. प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड है मींस, ये पेन है देखो, किसी भी मैन्युफैक्चरर ने पेन को मैन्युफैक्चर किया हो, लगभग व्हाइट मार्क जो पेन लिखता है, व्हाइट मार्क मार्कर की ऊंचाई लगभग इतनी होगी, मोटाई लगभग इतनी होगी. कोई इतना बड़ा या इतना पतला नहीं बनाएगा. दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड. स्टैंडर्ड का मतलब है एक प्रोडक्ट की एक ऊंचाई और मोटाई या डेफिनेटली जो उसकी बनावट है वो एक स्टैंडर्ड नेचर की होती है. ट्यूबलाइट हर एक के घर में है. हर एक ट्यूबलाइट की जो लंबाई है ऑलमोस्ट सिमिलर होती है, बहुत ही नेग्लिजिबल डिफरेंस हो सकता है. ऐसा क्यों है मालूम है? इंटरचेंजेबल प्रोडक्ट्स है. हर एक के घर में घड़ी है, घड़ी में भी पीछे सेल पड़ता है. हजारों कंपनीज घड़ी बना सकती हैं, लेकिन उसमें जो स्लॉट है उस बैटरी को डालने का, रखने का बिल्कुल एक जैसा होगा. दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्डाइजेशन. ऐसा क्यों कंपनी करती है? कंपनी अपनी इच्छा से नहीं करती, उसे करना पड़ता है, क्योंकि उसे मालूम है यदि उसने बैटरी का स्लॉट बहुत बड़ा कर दिया तो कोई वो वाला प्रोडक्ट खरीदेगा ही नहीं. क्यों? जब वो बैटरी ढूंढने जाएगा तो ऑब्वियसली हमें बहुत मुश्किल पड़ेगा उस पर्टिकुलर साइज ऑफ बैटरी को ढूंढने में. तो इसीलिए आज आपके पास घड़ी, वॉल क्लॉक किसी भी कंपनी का हो, जब आप जाते हो आप कहते हो कि क्लॉक की हमें बैटरी दीजिए. ए से लेकर जेड तक 26 कंपनी यदि वो सेल बैटरी बनाती हैं, वो जिसकी जो भी शॉपकीपर के पास है उठा के दे देता है, आप लेते हो अपने उसमें डाल देते हो. वही है स्टैंडर्डाइजेशन. टेक्निक नंबर 2 क्या है ना, टेलर साहब बोलते हैं स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बनाओ, नॉन स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट मत बनाओ. अच्छा, स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट बनाने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? स्टैंडर्ड टूल्स यूज करना पड़ेगा. सो स्टैंडर्डाइजेशन बेसिकली स्टैंडर्ड ऑफ प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं. स्टैंडर्ड ऑफ प्रोडक्ट कैसे पॉसिबल है? जब स्टैंडर्ड टूल्स यूज किया जाता है. सो पॉइंट नंबर 1 इज बेसिकली टेलर साहब इज टॉकिंग अबाउट स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट. प्रोडक्ट को स्टैंडर्डाइज्ड नेचर में बनाओ, जो मार्केट पे अवेलेबल है उसी स्टैंडर्ड का बनाओ. और वो बनेगा कैसे? व्हेन यू एक्चुअली मेक यूज ऑफ स्टैंडर्ड टूल्स. सेकंड, सिंप्लीफिकेशन. जो काम करवा रहे हो वर्कर से बड़ा सिंप्लीफाइड तरीके से करवाओ, क्योंकि वर्कर्स जनरली बहुत ज्यादा नॉलेजेबल नहीं होते, बहुत ज्यादा लिटरेट नहीं होते. बहुत ज्यादा लिटरेट हो वर्कर का काम क्यों करेंगे? दे आर नॉट वेरी नॉलेजेबल, दे आर नॉट वेरी लिटरेट. तो उनको समझाने का तरीका क्या होना चाहिए? सिंपल वर्ड्स में होना चाहिए. The process should be simple so that they can understand and they can perform the job in the best possible manner. Third, differential piece wage system. ये भी एक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फेयर का कॉन्ट्रडिक्ट करता है. पहले समझते हैं क्या डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम का मतलब है डिफरेंट वेजेस टू डिफरेंट वर्कर्स. रेम्यूनरेशन में हमने क्या किया? जो फ्यूल्स हमने दिया था, एक ही जैसा बंदा, एक ही कार्डर का, एक ही जैसे काम करने वाले को जिसका एक्सपीरियंस और नॉलेज एक जैसा है, उसे एक जैसी सैलरी मिलनी चाहिए. ये फ्यूल्स हमने बोला. यहां थोड़ा सा उसके कॉन्ट्रडिक्टरी है. डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, एक ही कार्डर का एम्प्लॉयड, एक ही कार्डर का वर्कर, यदि अलग अलग तरीके से उसकी एफिशिएंसी है. यहां किसकी बात हो रही है? एफिशिएंसी की. वहां एफिशिएंसी की बात ही नहीं हुई थी. फेयल ने एफिशिएंसी की बात नहीं करी, एक ही कार्डर की बात करी, एक ही एक्सपीरियंस की बात करी, एक्सपीरियंस, एक ही जैसे काम की बात करी. लेकिन यहां क्या? यदि डिफरेंट एफिशिएंसी के लोग हैं, वर्कर्स हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे 10 वर्कर्स हैं, हर एक को बोल दिया गया कि तुम्हें 100 यूनिट्स बनाने. एक वर्कर 120 यूनिट्स बना देता है, दूसरा 140 बना देता है, तीसरा 80 बनाता है. अरे एफिशिएंसी में फर्क आ रहा है. हम इक्वल क्वालिटी की बात कर रहे हैं,
सभी लोग एक ही जैसे क्वालिटी बना रहे हैं। इंफीरियर क्वालिटी और सुपीरियर क्वालिटी की बात नहीं, जो भी यूनिट्स बना रहे हैं वो एक ही जैसे क्वालिटी है। एक ने बनाया 120, बी ने बनाया 140, सी ने बनाया 80। अरे उनके एफिशिएंसी में फर्क है, तो टेलर साहब क्या बोलते हैं, इन तीनों को अलग अलग तरीके की सैलरी दो और वेजेस दो। और वो वेजेस कैसा होना चाहिए, एक तो कर दो फिक्स। अरे तुम 10 घंटे तुम काम कर रहे हो तो तुम्हें 10,000 रुपए तो मिलेगा ही मिलेगा, हर एक को 10,000 तो दे दो, लेकिन उससे ये बोलो जिसने ज्यादा आउटपुट बनाया उसको ज्यादा सैलरी मिलेगी, जिसने ज्यादा आउटपुट बना दिया ऑर्गेनाइजेशन को उसको क्या मिलेगा, हायर वेजेस मिलेगा। तो एवरी सिंगल वर्कर वुड ट्राई टू गिव देयर बेस्ट। डिफरेंशियल पीस बेस्ड सिस्टम इज जितना वो आउटपुट करते हैं, यहां पीस मींस यूनिट से, जितना वो यूनिट ज्यादा देते हैं उसके हिसाब से उनको वेज सिस्टम दो। 10,000 हर एक को, एग्जांपल के तौर पर 10,000 हर एक को, जिसने 100 यूनिट ही बनाया एक महीने में उसे 10,000 ही मिलेगा, लेकिन 100 यूनिट से ज्यादा जितना भी बनाओगे पर यूनिट तुम्हें 5 रुपया मिलेगा। सिर्फ एग्जांपल, यदि जिसने 500 बनाया उसे 400 प्लस इंटू 5 2,000 रुपीज एक्स्ट्रा मिल जाएगा। So every single worker would be trying to give the best to increase the production. So basically ये वाला प्रिंसिपल नंबर 3, जैसे मैंने फंक्शनल फॉर्मेशन का बनाया, थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्टरी प्रिंसिपल है फेयोल का, वैसे डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम इज स्लाइटली डिफरेंट और थोड़ा सा पाथ अलग हो जाता है फेयोल के रिबेरेशन से। फोर्थ, मेंटल रेवोल्यूशन। दैट शुड बी अ टोटल चेंज ऑफ फ्रेमवर्क ऑफ माइंड। दिमाग में जो वर्कर्स समझते हैं कि मैनेजमेंट हमें एक्सप्लॉइट कर रहा है, या मैनेजमेंट समझते हैं कि वर्कर्स आर बेसिकली यूजलेस, उन्हें जब तक प्रेशराइज नहीं किया जाए काम नहीं करेंगे। रिजिड फ्रेमवर्क है दोनों का, किसका, मैनेजमेंट का और वर्कर्स का। देयर शुड बी अ रेवोल्यूशन इन दिस। दिमाग में जो बैठा हुआ मैनेजमेंट की वर्कर्स बिल्कुल बेकार के, और वर्कर्स को दिमाग में बैठा हुआ है मैनेजमेंट हमें एक्सप्लॉइट करने के लिए, ये जो सोच है इसमें रेवोल्यूशन मींस टोटल चेंज होना चाहिए। टोटल चेंज का मतलब क्या है, नाइदर द वर्कर्स शुड थिंक कि मैनेजमेंट एक्सप्लॉइट करके हमसे काम निकलवाने के लिए है। मैनेजमेंट को भी क्या नहीं सोचना चाहिए, वर्कर्स इनएफिशिएंट है, वर्कर्स कोई काम नहीं कर सकते, ये जो सोच है इसको रेवोल्यूशन का मतलब टोटल चेंज ऑफ माइंड होना चाहिए। सिंपल, दैट शुड बी अ टोटल चेंज ऑफ outlook of both management and the workers. Workers should not think management is exploiting, and management should also not think workers are useless. That should be a total change in the framework, mind framework of both. इससे क्या होगा, cordial relationship होगा वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में, जिसके कारण क्या होगा, ऑब्वियसली एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विल इंक्रीज, और दोनों का ही ऑब्जेक्टिव अचीव होगा, जैसे हमने लास्ट क्लास में देखा था। We move on to फिफ्थ, वर्क स्टडी। किसी बुक में वर्क स्टडी करके हेडिंग नहीं होगा। ये जो अलग अलग हेडिंग है इन सबों को अलग अलग टेक्निक के नाम पर दिया हो सकता है, बात एक ही है 12th क्लास के लेवल के लिए, लेकिन एक्चुअल में वर्क स्टडी के अंदर बहुत सारी स्टडीज है। सो कुछ बुक में वर्क स्टडी मेजर हेडिंग होगा, उसके नीचे ये सब हेडिंग्स होंगे, या कुछ बुक्स में क्या हो सकता है, वर्क स्टडी करके कुछ नहीं होगा, ये चारों अलग अलग हेडिंग हो सकते हैं। दोनों का मतलब है कि हमें बेसिकली समझना है ये चारों प्रिंसिपल्स, और ये चारों प्रिंसिपल्स पर कभी कभी हॉट क्वेश्चंस आए हैं। इजी है। लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट, अंडर वर्क स्टडी, मेथड स्टडी। किसी काम के करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, मेथड मींस तरीके। देयर कैन बी इन्यूमरबल मेथड्स टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर एक्टिविटी। मैं एज अ टीचर एक मेथड को यूज कर रहा हूं, ये ठीक भी हो सकता है, और इससे भी बेहतर कोई दूसरा टीचर यूज कर सकता है, उससे भी बेहतर कोई तीसरा यूज कर सकता है, या मुझसे भी बदतर कोई टीचर यूज कर सकता है। there might be innumerable methods of teaching. हर एक टीचर का मेथड अलग है ना। वैसे ही बिजनेस में काम करने का, प्रोडक्शन करने के भी तरीके अलग अलग हो सकते हैं। चूजिंग द बेस्ट मेथड ऑफ परफॉर्मिंग द जॉब। अरे बेस्ट मेथड क्या होगा, विच इज मोस्ट इकोनॉमिकल टाइम, जिसमें हमें कम लगता हो, मोस्ट इकोनॉमिकल जिसमें एफिशिएंसी, जिसमें वर्कर, जिसमें वेस्टेज बहुत कम हो और क्विकली हो सके। मैं फिर से रिपीट करता हूं, हमें मेथड स्टडी में क्या करना है, इट्स अ स्टडी ऑफ वेरियस मेथड्स, चूजिंग द बेस्ट मेथड which can be implemented in the organization and which is the best method, which is most economical, जो हमें वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज को बचाए और क्विकली हमारा काम कर सके। नेक्स्ट, मोशन स्टडी। मोशन मीन्स जब वर्कर काम करते हैं अपने हाथ पांव हिलाते हैं,
हाथ पांव जब हिलाने को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मोशन बोलेंगे. आई एम एक्चुअली मूविंग माई हैंड्स. बेसिकली यही हमारा क्या है? मोशन है. जब वर्कर काम करते हैं तो वो 3 तरह के मोशन करते हैं: प्रोडक्टिव, अनप्रोडक्टिव एंड इंसिडेंटल. समझते हैं इसे बिजनेस से बाहर निकलकर. तुम्हारे स्कूल का एक एग्जाम्पल. मोस्ट ऑफ द स्कूल इंडिया में 8 बजे से 2 बजे तक होता है. कोई 7:30, कभी 1:30, कुछ भी. ऑन एन एवरेज 8 to 2. स्कूल में टीचर एंटर करती है 7:45, मान के चलती है, और वो 2:15 स्कूल से निकलती है, मान के चलते हैं. 7:45 से 2:15 के बीच में एक वर्कर, एक टीचर जो स्कूल में काम करता है, उसके काम को थोड़ा सा तुम देखो, तुम्हें समझ में आएगा इन 3 का मतलब क्या है. एक्चुअल में क्लास में आके पढ़ाती है, दैट्स कॉल्ड प्रोडक्टिव. एक्चुअल में आके पढ़ाती है, दैट्स कॉल्ड प्रोडक्टिव. 45 मिनट्स का पीरियड है. 45 मिनट्स में जब वो क्लास के अंदर आती है, कुछ ऐसे ही लाइट, कुछ मजाक में बात करती है, क्या वो पढ़ा रही है? नहीं, पढ़ा नहीं रही है. दैट्स कॉल्ड अनप्रोडक्टिव. प्रोडक्टिव जो एक्चुअली पढ़ा रही है. अनप्रोडक्टिव जब वो कुछ नहीं कर रही, जब क्लास स्टाफ रूम में बैठ के अपने किसी दूसरे टीचर से गप्पे मार रही है. अनप्रोडक्टिव. प्रोडक्टिव, अनप्रोडक्टिव. अच्छा, इंसिडेंटल क्या है? मेन काम को हेल्प करने के लिए जो काम करती है वो. जैसे क्लास में आके अकाउंटेंसी का लेक्चर देना, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. उस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लेक्चर को प्रिपेयर कर रही है वो स्टाफ रूम में बैठकर, ताकि वो आगे पढ़ा सके. व्हाट इज दैट? इंसिडेंटल. प्रोडक्टिव जो एक्चुअली काम कर रही है, जिसके लिए उसको सैलरी मिल रही है. अनप्रोडक्टिव जो आ रही है, ऑर्गेनाइजेशन में है, स्कूल में है, लेकिन काम नहीं कर रही. इंसिडेंटल मेन काम करने के लिए, जो हेल्प करने के लिए वो काम कर रही है. एक ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो तुम्हारा स्कूल हो, एक टीचर को 8 बजे से 2 बजे तक की सैलरी देता है, और ये तीनों उस पे वो काम करती है. सो सैलरी टू द टीचर इज पेड फॉर प्रोडक्टिव, अनप्रोडक्टिव, इंसिडेंटल, ऑल द 3. एक स्कूल के प्रिंसिपल का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है मालूम है? यदि एक स्कूल की प्रिंसिपल सही काम करती है तो, टेलर साहब क्या बोलते हैं? ये मैं नहीं बोलता, टेलर साहब बोलते हैं. एक प्रिंसिपल का काम है कि अनप्रोडक्टिव और इंसिडेंटल एक्टिविटी को लीस्ट करे एक टीचर. क्यों? 8 से 2 बजे तक के उसके प्रेजेंस के लिए उसकी सैलरी मिलती है. लेकिन बेसिकली क्या है मालूम है? जितना ज्यादा वो प्रोडक्टिव काम करती है, उतना ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा है. लेकिन स्कूल क्या कर रही है? अनप्रोडक्टिव और इंसिडेंटल के लिए भी पैसा दे रही है. टेलर साहब क्या बोलते हैं? लुक सुपरवाइजर्स, तुम्हारा काम क्या है? वर्कर्स के अनप्रोडक्टिव मोशन को जितना तुम कम कर सकते हो उतना अच्छा है. जैसे मैंने एग्जांपल दिया, यदि प्रिंसिपल स्कूल के टीचर के अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज को स्टाफ रूम में बैठ के जो गप्पे मारती है उसको मिनिमाइज करें, ऐसे रोम अराउंड करती है उसको मिनिमाइज करें, क्लास में आकर पढ़ाती नहीं है उसको मिनिमाइज करें, ऑब्वियसली एफिशिएंसी ऑफ द स्कूल गेट्स डबली डन, राइट? सो व्हाट एग्जैक्टली इज द स्टडी? जो भी मोशन है वो, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन व्हिच अ वर्कर परफॉर्म्स: प्रोडक्टिव, अनप्रोडक्टिव एंड इंसिडेंटल. बेसिकली टेलर साहब क्या बोलते हैं? अनप्रोडक्टिव और इंसिडेंटल मोशन को जितना मिनिमाइज कर सकती है ऑर्गेनाइजेशन, उतना ही एफिशिएंसी होगा बिजनेस में. नेक्स्ट, टाइम स्टडी. द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइम स्टडी इज टू फिक्स Faraday's जॉब. Faraday's जॉब. एक दिन में एक वर्कर को कितना काम करना है, यह फाइनलाइज करता है कौन? टाइम स्टडी. 10 वर्कर को मैंने अपॉइंट कर दिया और 10 वर्कर को मैंने काम सिखा दिया. 10 वर्कर आके मुझसे बोलते हैं, या मैं उनको बोलता कि देखो भाई, हर दिन तुम्हें 100 यूनिट बनाना है. वो कहते ठीक है जी. अगले दिन 9 बजे पहुंच गए, उनका ऑफिस फैक्ट्री का टाइम था 9, 5:30 बजे तक. अरे एक सेकेंड इधर उधर नहीं गए, पहले दिन वो काम कर रहे हैं. 9 बजे से 5:30 बजे तक खूब काम किया, बात तक नहीं की, चाय तक नहीं पिया, कुछ नहीं किया, वेस्ट नहीं किया. एक सेकेंड, मुझे खुद मालूम है, मैं देखता जा रहा हूँ अपने कैबिन से बैठ के, एक सेकेंड किसी वर्कर ने वेस्ट नहीं किया. दिन के एंड में जाके पता लगा कि सभी लोगों ने ऑन एन एवरेज कितने बनाए? 50 और 60 बनाए. मैं गुस्सा करता हूं उनके ऊपर.
लेकिन वर्कर को भी समझ में नहीं आता यार हमने तो इतना काम किया लेकिन बावजूद उसके हम 100 यूनिट्स नहीं बना पाए। 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, 5 दिन हुआ, 6th डे मुझे खुद लगता है यार 100 यूनिट तो कोई वर्कर बना ही नहीं सकता। मैं फिर क्या रिड्यूस कर देता हूँ, 60 और 50 में लेके आ जाता हूँ। टेलर साहब बोलते हैं ये नहीं, और ये ध्यान रखना, कल वाली क्लास में मैंने तुम्हें यही बोला लास्ट वीडियो में कि दिस इज कॉल्ड हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल नहीं, क्या होना चाहिए, साइंटिफिक स्टडी होनी चाहिए। जब 10 वर्कर आए, टेलर साहब क्या बोलते हैं, अब समझो टाइम स्टडी क्या है। 10 वर्कर को काम सिखाओ, काम करने दो, और एक स्टॉप वॉच लो और नोट करते रहो, एक वर्कर को एक यूनिट में, एक एवरेज वर्कर को याद रखना, इस वर्ड को मत छोड़ना, एक एवरेज वर्कर को एक यूनिट बनाने में कितना टाइम लगता है, नोट करते चले जाओ। बस ऑब्जर्व किया, साइंटिफिक एनालिसिस कर रहे हो, एक यूनिट को बनाने में ऑन एन एवरेज एक वर्कर को कितना टाइम लगता है, उसके हिसाब से डिसाइड कर दो कि 5 दिन 10 दिन के बाद एक डिसाइड करो कि इतना काम एक वर्कर को बनाना है। हमने किया ना, डिसाइड किया, पहले 10 दिन देखते रहे कि एक एवरेज वर्कर को एक यूनिट को बनाने में कितना टाइम लिया और वो कितने टाइम ऑर्गेनाइजेशन में, हमने उसको बेस करके हमने क्या कर दिया, फेयर डेज जॉब को फिक्स कर दिया। So basic objective of time study is to fix a fair day's job. We move on to the last, fatigue study. Fatigue study क्या है? Fatigue means थकना। Work intervals इसका ऑब्जेक्टिव है। जैसे टाइम स्टडी का ऑब्जेक्टिव क्या था, फेयर डेज जॉब फिक्स करना था। फटीग स्टडी का ऑब्जेक्टिव क्या है, कितना वर्क इंटरवल देना है वर्कर्स को, वो डिसाइड करता है। वो कैसे होता है, काम करने दिया जाता है और देखते हैं कि कितनी थकान होती है। जैसे आपके स्कूल में 8 पीरियड्स है, फर्स्ट 4 या 5 पीरियड्स के बाद एक 20-25 मिनट का, आधे घंटे का एक इंटरवल दिया जाता है। वो इंटरवल क्या है, फटीग स्टडी के कारण है। अब तुम लोग थकते हो नहीं थकते हो, कम से कम टीचर्स तो तुम्हें पढ़ाकर छोड़ो, मैनेज करके थकते हैं, है ना, चुपचाप बिठा कर थकते हैं। सो फटीग स्टडी क्या है, सी कि कितना थकता है एक वर्कर। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ जॉब अ वर्कर परफॉर्म्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, उसकी थकान ज्यादा या कम होती है। कुछ वर्कर्स को कुछ ऑर्गेनाइजेशन हर आधे 1 घंटे के बाद इंटरवल दे देते हैं 10 मिनट का। क्यों, उसका काम इतना खतरनाक है और डेंजरस है या रिस्क भरा है, या आंख पे इतना जोर पड़ता है, वेल्डिंग करता है, बहुत देर तक कोई आदमी वेल्डिंग कर ही नहीं सकता, उसका आंख थकेगा। तो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ जॉब, टेलर साहब बोलते तुम देखो कि कितना थकता है और थकान के हिसाब से वर्क इंटरवल्स को डिसाइड करो। सो बेसिकली द ऑब्जेक्टिव ऑफ फटीग स्टडी इज टू फाइनलाइज द वर्क इंटरवल्स। इंटरवल मींस कितना इंटरवल in between the work should be given to the workers. We are through with chapter number 2. Please go through all the principles and techniques. और याद रखना, आज जो हमने टेक्निक्स किए उनमें से फर्स्ट टेक्निक और लास्ट वर्क स्टडी के अंदर जो भी 4 हैं, इन पर एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चंस जनरली आते हैं। We will continue with business environment in our next video. Thank you.